Hello, my dear students. In this lecture, we are going to see one previous year GATE numerical. This question was asked in GATE 2021, and the question is based on powder metallurgy topic. That is एक मटेरियल साइंस का टॉपिक है पाउडर मेटलर्जी. उसके ऊपर क्वेश्चन आया था. क्वेश्चन ट्रिकी था, आपको समझना है क्वेश्चन को. 1 मार्क का क्वेश्चन है. तो लेट अस सी द क्वेश्चन. द साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाउडर पार्टिकल यूज्ड इन पाउडर मेटलर्जी प्रोसेस कैन बी डिटरमाइंड बाय. नाउ यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जो पाउडर पार्टिकल होते हैं उनका साइज डिस्ट्रीब्यूशन पाउडर मेटलर्जी में कौन सी प्रोसेस से करते हैं हम, या किससे डिटरमाइन करते हैं. तो यहाँ पे ऑप्शंस है लेजर एब्सॉर्प्शन, लेजर स्कैटरिंग, लेजर रिफ्लेक्शन, लेजर पेनिट्रेशन. तो दोस्तों इसका आंसर है लेजर स्कैटरिंग. थोड़ा लेजर स्कैटरिंग को समझते हैं. ऑप्शन बी इसका होगा आंसर, राइट. तो लेट अस से अगर यहाँ से लेजर लाइट आ रही है, लेट अस से लेजर लाइट, राइट, ये लेजर लाइट होगी. अब इस लेजर लाइट के सामने अगर मैं स्मॉलर पार्टिकल एंड लार्जर पार्टिकल रखता हूं, लेट अस से पहला जो पार्टिकल मैं रखता हूं ये लार्जर पार्टिकल है, राइट. ये अगर मैंने लार्जर पाउडर पार्टिकल रख दिया, तो जो लार्जर पार्टिकल होगा वो लेस स्कैटर होगा, मतलब स्कैटर्स लेस. जो भी लार्जर पार्टिकल होगा वो कम स्कैटर करेगा, एंड जो स्मॉलर पार्टिकल होगा, लेट से मैंने यहाँ पे एक स्मॉलर पार्टिकल ले लिया, तो ये स्मॉलर पार्टिकल ज्यादा स्कैटर करेगा. स्मॉलर पार्टिकल विल स्कैटर मोर, स्कैटर्स मोर, राइट. तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, लेजर जब आ रहा है यहाँ पे लार्जर पार्टिकल पे अगर फॉल होगा लेजर लाइट, तो ये स्कैटर कम करेगा, एंड स्मॉलर पार्टिकल पे फॉल होगा तो ये स्कैटर ज्यादा करेगा. तो स्कैटर कहाँ से पता चलता है हमें? यहाँ पे पीछे एक लेंस लगा होता है, यहाँ पे ऐसे एक पीछे लेंस होता है, लेट अस से दिस इज द लेंस, राइट. अब इस लेंस पे जो स्कैटरिंग होगा लार्जर पार्टिकल का, स्कैटरिंग जो होगा कम होगा इस तरीके से. ये लार्जर पार्टिकल का स्कैटरिंग है, राइट, लेंस के ऊपर. एंड जो स्मॉलर पार्टिकल है उसका स्कैटरिंग जो आएगा इस तरह से आएगा, लार्जर से ज्यादा आएगा, राइट. ये स्मॉलर पार्टिकल का स्कैटरिंग आ गया, इस तरीके से स्मॉलर का आएगा. अब इसका स्कैटरिंग कितना है साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा होता है, यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा होता है. दिस इज अ डिटेक्टर, राइट. तो इस डिटेक्टर में हमें पता क्या चलता है, यहाँ पे डिटेक्टर से हमें पता चलता है स्मॉलर पार्टिकल एंड लार्जर पार्टिकल. तो दोस्तों उसी से हम बोल सकते हैं जो साइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है पाउडर पार्टिकल्स का पाउडर मेटलर्जी में, उसको हम लेजर स्कैटरिंग से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. Thank you, dear students. In next lecture, we will see one more numerical on production subject, which was asked in GATE 2021. In this lecture, we are going to see one previous year GATE numerical. This question was asked in GATE 2021. मतलब इसी साल का क्वेश्चन है ये, and question was based on production, and production में भी metrology topic पे था, clearance पे था. अब समझते हैं क्वेश्चन को. The allowance provided in between hole and shaft is calculated from the difference between. तो यहाँ पे क्वेश्चन की डिमांड है अलाउंस क्या होता है, अलाउंस निकालते समय हम कौन सा डिफरेंस लेते हैं. तो पहले अलाउंस को समझ लो. हमने मेट्रोलॉजी में देखा था अलाउंस इज नथिंग बट मिनिमम क्लियरेंस. अलाउंस को हम बोलते हैं मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन शाफ्ट एंड होल, राइट. मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन शाफ्ट एंड होल इज कॉल्ड अलाउंस. तो यहाँ पे समझते हैं मिनिमम क्लियरेंस हम कैसे निकालते हैं. लेट अस से एक हम होल कंसिडर करेंगे, राइट. उस पर टॉलरेंस भी दिखाएंगे. ये होल हो गया अपना, लेट से दिस इज अ होल. होल क्या होता है, होलो होता है ना अंदर से, उसका ये टॉलरेंस है, ये होल का टॉलरेंस है. इसका मतलब क्या है, होल का मतलब क्या होगा, तो इसके बाहर मटेरियल होगा, अंदर मटेरियल नहीं होगा, अंदर से होलो होगा, राइट. तो इस होल पे जो टॉलरेंसेस है ये उसका टॉलरेंस है, ये इतना हैचिंग में होल का टॉलरेंस है. तो इस होल का ये बन गया लोअर लिमिट, क्योंकि ऊपर से होल है ना, ऊपर होल है, पूरा मटेरियल ऊपर है, नीचे पूरा ए होलो है, राइट. तो ये जो लिमिट बन गया होल का, ये लोअर लिमिट हो गया होल का, लोअर लिमिट, राइट, लोअर लिमिट. और ये जो होगा ये होगा हायर लिमिट, होल का हायर लिमिट, एंड दिस इज होल, राइट. हमने यहाँ पे होल की डायग्राम ड्रॉ की है. अब इसके अंदर शाफ्ट चला जाएगा, तो इसके अंदर शाफ्ट डालना है हमें. अब इसके अंदर शाफ्ट होगा, इसे ये शाफ्ट है, होल के अंदर हमने शाफ्ट को डाल दिया. अब इस शाफ्ट के ऊपर भी तो टॉलरेंस होगा, राइट.
डिफरेंस बिटवीन हायर लिमिट एंड लोअर लिमिट होता है टॉलरेंस। अब इस शाफ्ट के ऊपर भी टॉलरेंस है। अब शाफ्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, अंदर से पूरा भरा हुआ है ये। होल मतलब अंदर से पूरा हॉलो है, शाफ्ट मतलब अंदर से पूरा भरा हुआ है। तो इस अंदर से जैसे भरा हुआ है तो इस शाफ्ट का लोअर लिमिट कहाँ आएगा, ये लोअर लिमिट शाफ्ट का आएगा, ये अपना शाफ्ट है, राइट। एंड ये आएगा हायर लिमिट शाफ्ट का, राइट। तो ये बन गया शाफ्ट। तो क्लियरेंस क्या होता है, क्लियरेंस का मतलब होल साइज माइनस शाफ्ट साइज, होल का डायमीटर माइनस शाफ्ट का डायमीटर, ये होता है क्लियरेंस। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करता हूं हायर होल एंड लोअर शाफ्ट, हायर होल एंड लोअर शाफ्ट, तो ये आपको क्लियरेंस मिलेगा जो कि मैक्सिमम क्लियरेंस होगा। हायर होल माइनस लोअर शाफ्ट, ये डिफरेंस मैक्सिमम क्लियरेंस होगा। अगर हम कंसीडर करते हैं लोअर होल एंड हायर शाफ्ट, तो ये बन जाएगा मिनिमम क्लियरेंस, ये बन जाएगा मिनिमम क्लियरेंस। अब इसी मिनिमम क्लियरेंस को हम बोलते हैं अलाउंस, राइट। इसी मिनिमम क्लियरेंस को हम बोलते हैं अलाउंस। तो दोस्तों अलाउंस क्या होगा, देयरफॉर अलाउंस इज नथिंग बट मिनिमम क्लियरेंस विच इज आल्सो कॉल्ड द लोअर होल, यहाँ पे क्या है लोअर लिमिट ऑफ होल, देयरफॉर वी कैन से लोअर होल माइनस हायर शाफ्ट, माइनस हायर शाफ्ट, दिस इज कॉल्ड अलाउंस। तो ऑप्शन की तरफ चलते हैं अब। तो अगर पहला ऑप्शन कंसीडर करता हूं मैं, तो यहाँ पे लोअर शाफ्ट दे रखा है, हायर होल दे रखा है। हायर होल लोअर शाफ्ट में होता है मैक्सिमम क्लियरेंस, तो ऑप्शन ए तो वैसे भी गलत है। ऑप्शन बी में लोअर शाफ्ट एंड लोअर होल है, यहाँ पे लोअर शाफ्ट लोअर होल है ही नहीं, लोअर होल है हायर शाफ्ट है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन सी में अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट अपर लिमिट ऑफ होल, ये भी गलत है, दोनों अपर लिमिट दे रखा है। ऑप्शन डी में अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, यस हायर लिमिट ऑफ शाफ्ट, एंड लोअर लिमिट ऑफ होल, यस लोअर लिमिट ऑफ होल। तो लोअर लिमिट ऑफ होल माइनस अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, यही तो अलाउंस होता है। तो ऑप्शन डी 100% करेक्ट है। Therefore, my dear students, here your answer is option D. Thank you, dear students. In next lecture, we will see one more numerical on production subject which was asked in GATE 2021. In this lecture, we are going to see one previous year GATE numerical. This question was asked in GATE 2021. मतलब इसी साल का क्वेश्चन है ये। द क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन अनकन्वेंशनल मशीनिंग, जो कि प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। द मशीनिंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व एब्लेशन इज, अभी यहाँ पे ऐसी कौन सी मशीनिंग प्रोसेस होगी जिसमें हम एब्लेशन का यूज करते हैं। दोस्तों एब्लेशन का मतलब क्या होता है, अब जब भी किसी सॉलिड पे, लेटेस्ट से आपके पास एक सॉलिड है, इस सॉलिड पे अगर आपने लेजर बीम डाल दी, मतलब लेजर बीम को इरेडिएट कर दिया सॉलिड पे, तो सॉलिड का डायरेक्टली कन्वर्जन हो जाएगा वेपर में, राइट। अब इसी प्रोसेस को, इसी फेज चेंज को, सॉलिड का डायरेक्ट कन्वर्जन वेपर में, इसी फेज चेंज को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। एंड तब जाके हमने एक वर्ड यूज किया था एब्लेशन सॉरी, राइट। तो दोस्तों whenever laser beam is irradiated on the solid surface, then solid becomes vapor and the process is called sublimation, and then we have used one terminology called ablation. तो जब भी ये एब्लेशन शब्द आएगा तो वो होगा लेजर बीम मशीनिंग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, राइट। पहला ऑप्शन अगर देखा आपने इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में हमने देखा है, अनकन्वेंशनल मशीनिंग में हमने देखा है यहाँ पे आयन का डिसोल्यूशन होता है, तो आयनिक डिसोल्यूशन होता है यहाँ पे, राइट। उसके बाद केमिकल मशीनिंग में करोजिव एक्शन था, केमिकल मशीनिंग में करोजिव एक्शन था मशीनिंग के लिए। एब्रेजिव जेट मशीनिंग में छोटे छोटे एब्रेजिव पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल हम जेट में से पास करते थे मशीनिंग करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे एब्लेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होती है लेजर बीम मशीनिंग में। देयरफॉर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। अगले लेक्चर में हम एक और एक प्रोडक्शन पे क्वेश्चन देखेंगे जो कि गेट 2021 में आया था। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2021 ऑन प्रोडक्शन सब्जेक्ट। बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आया था, साइन बार पे क्वेश्चन आया था, तो समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अ 76.2 mm गेज ब्लॉक, तो आपके पास एक गेज ब्लॉक है जिसकी हाइट कितनी है 72.2 mm। तो लेट अस से दिस इज H1, लेट अस से 76.2 mm हाइट का गेज ब्लॉक है, देन इज यूज अंडर वन एंड ऑफ 254 mm साइन बार। तो आपके पास एक साइन बार है, एक साइन बार है, उसकी लेंथ कितनी है 254 mm। तो लेंथ ऑफ साइन बार, लेट अस से L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ साइन बार 254 mm।
तो फिर से एक बार समझ लो क्वेश्चन को। 76.2 mm गेज ब्लॉक इज यूज्ड अंडर वन एंड ऑफ द 254 mm साइन बार विथ रोलर डायमीटर ऑफ 25.4 mm। तो यहाँ पे रोलर का डायमीटर भी दे रखा है, रोलर डायमीटर इज 24.4 mm। देन the height of gauge blocks required at the other end of sine bar to measure the angle of 30 degree is in mm। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एंगल थीटा इक्वल 30 डिग्री मेजर करना है, तो साइन बार की दूसरी तरफ हाइट क्या होनी चाहिए, तो जो गेज ब्लॉक यूज करोगे तो उसकी हाइट क्या होनी चाहिए ये एमएम में फाइंड करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो एक साइन बार ले लिया मैंने, वो साइन बार को 30 डिग्री एंगल मेजर करना है, तो लेट अस से ये साइन बार है अपने पास, ऐसे मैंने साइन बार ले लिया, राइट, ये साइन बार होगा अपने पास। अब ये साइन बार के यहाँ पे रोलर्स है, यहाँ पे एक रोलर होगा, यहाँ पे एक रोलर होगा, राइट। अब दोस्तों इन रोलर का जो सेंटर पॉइंट होता है, इन रोलर का जो सेंटर पॉइंट होता है, वहां से इन दो सेंटर पॉइंट के बीच की लेंथ होती है लेंथ ऑफ साइन बार इस केस में। तो लेंथ ऑफ साइन बार कितनी है 254 mm। तो ये लेंथ दे रखी है उन्होंने 254 mm। बस दोस्तों अभी ये जो साइन बार है, इस साइन बार के एक साइड के रोलर के नीचे जो गेज ब्लॉक है उसकी हाइट 76.2 mm है। तो यहाँ पे एक गेज ब्लॉक लगा दूंगा मैं, यहाँ पे जो गेज ब्लॉक है इसकी हाइट कितनी होगी, ये सरफेस पे रख दिया, फ्लैट सरफेस पे रख दिया, तो इसकी जो हाइट होगी ये H1 होगी, ये H1 होगी। H1 कितना है 76.2 mm, राइट। एंड जो दूसरा रोलर होगा इसके नीचे जो गेज ब्लॉक आएगा, इसके नीचे भी तो एक गेज ब्लॉक आएगा, तभी तो साइन बार ऐसे खड़ा हो सकेगा, राइट। इसके नीचे जो दूसरा गेज ब्लॉक आएगा उसकी हाइट जो होगी H2 अगर मैंने मान ली, तो ये H2 कितना होगा, जिससे कि इस साइन ब्लॉक का एंगल कितना होगा, ये एंगल मेजर कितना करेगा हॉरिजॉन्टल के साथ, ये एंगल 30 डिग्री मेजर करेगा। ये क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, सिंपल सा साइन कंसेप्ट, सिर्फ साइन थीटा इज इक्वल टू अप्लाई करना है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ये साइन थीटा, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ, लेट से मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये अगर ट्रायंगल बन गया आपका, राइट, तो दोस्तों इस ट्रायंगल में देखो यहाँ से ये लेंथ कितनी है 254 mm, ये उसका बेस होगा, ये इसकी हाइट होगी। बस इस ट्रायंगल की जो हाइट है, बस दोस्तों ये जो हाइट होगी इस ट्रायंगल की, ये कितनी होगी, कहने से इस हाइट विल बी, अब देखो नीचे का सरफेस ये कितने दूरी पे है, ये H1 प्लस डी पे है कि नहीं, तो ये सरफेस जो नीचे का सरफेस है H1 प्लस डी दूरी पे है, राइट। तो दोस्तों ऊपर का सरफेस कितना दूर होगा, तो यहाँ तक जो होगा H2 माइनस H1 माइनस डी, राइट। यहाँ तक का सरफेस देखो, मैं सरफेस ढंग से देखो, सिर्फ यहाँ तक का सरफेस बोल रहा हूं मैं, तो ये वाला सरफेस क्या होगा H2 माइनस H1 माइनस डी, एंड उसके ऊपर ये प्लस डी भी तो करना पड़ेगा, राइट, प्लस डी तो भी करना पड़ेगा, प्लस डी, तो डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो दोस्तों इसको H2 माइनस H1, जो ट्रायंगल की हाइट है H2 माइनस H1। जनरली हम ऐसे ही लेते हैं क्योंकि रोलर दोनों साइड का रोलर का डायमीटर सेम है ना, इस साइड का रोलर इस साइड का रोलर अगर डायमीटर सेम होगा तो ये जो हाइट ट्रायंगल की बनेगी तो वो H2 माइनस H1, यहाँ का ब्लॉक की हाइट, यहाँ के ब्लॉक की हाइट, बड़े वाले ब्लॉक की हाइट माइनस छोटे वाले ब्लॉक की हाइट ही बनेगी, राइट, डेफिनेटली। तो दोस्तों यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करना, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा विल बी अपोजिट साइड, तो साइन थीटा साइन 30 इज इक्वल टू, अगर इस 30 डिग्री को मैं थीटा बोलता हूँ तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड क्या होगा H2 माइनस H1 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा L, तो ये बनेगा H2 माइनस H1 डिवाइड बाय L, राइट। तो दोस्तों यहाँ से हमें H1 निकालना है, तो सिंप्लीफाई करो इसको, देयरफॉर H2 माइनस H1 इज इक्वल टू L साइन थीटा, तो H2 कितना आएगा H1 प्लस L साइन थीटा। अब पुट करो इसको, सारी वैल्यूज को पुट करो, अब अपने पास सारी वैल्यूज है तो यहाँ पे मैं पुट करने जा रहा हूँ सारी वैल्यूज को, राइट, जो वैल्यू गिवन है सबको पुट करो। तो दोस्तों देखो इक्वेशन बन जाएगा अपना H2 इज इक्वल टू H1 इज नथिंग बट हाइट ऑफ फर्स्ट गेज ब्लॉक 76.2 mm, तो ये बन जाएगा 76.2 mm प्लस लेंथ, ये लेंथ ऑफ साइन ब्लॉक जो कि है 254 into sin theta is 30 degree. Now if I solve this then answer I will get is 203.2 mm, ये H2 की हाइट आएगी, राइट, सेकंड ब्लॉक की हाइट आएगी।
तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर क्या पुट करना है, जो हाइट ऑफ गेज ब्लॉक रिक्वायर्ड, यहाँ पे हाइट ऑफ गेज ब्लॉक रिक्वायर्ड कितनी होगी, 203.2 mm, राइट, देयरफॉर योर आंसर इज 203.2. Thank you dear students. In next lecture we will see one more numerical on production subject which was asked in GATE 2021. Previous year GATE question from production engineering. This question was asked in GATE 2021. मतलब इसी साल का क्वेश्चन हम देखने वाले इस लेक्चर में. तो क्वेश्चन आया था कास्टिंग पे. तो देखते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम पे आया था. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत इस तरह के क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछते हैं. तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब. A cast produced of a particular material has dimensions 75 mm into 125 mm into 20 mm. अब जो हमने कास्ट बनाया है वो एक कुछ तो क्यूब जैसा है कि नहीं है. तो हमें एक कास्ट मिला, लेट से पहला मिला क्यूब. अब इस क्यूब का जो वॉल्यूम दे रखा है उन्होंने वो 75 mm इंटू 125 mm इंटू 20 mm, इतना वॉल्यूम है. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्यूब, लेट अस अंडरस्टैंड दिस क्यूब. ऐसे कुछ तो क्यूब मिला है मुझे, राइट. ऐसे एक डायमेंशन मिला है जिसका एक डायमेंशन होगा 75, एक डायमेंशन होगा 125. लेट अस से उसकी लेंथ है 75, हाइट है 125 एंड थिकनेस है 20 mm, राइट. ऐसे मिला है हमें डायमेंशन, राइट. अब थोड़ा समझते हैं क्वेश्चन को. द टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर द कास्ट प्रोड्यूस प्रोडक्ट इज फाउंड टू बी 2 मिनट्स. अब इसके लिए जो सॉलिडिफिकेशन टाइम मिला, तो ये क्यूबाइड जो है इसका सॉलिडिफिकेशन टाइम जो है वो 2 मिनट दे रखा है एग्जाम में, राइट. 2 मिनट्स एज कैलकुलेटेड यूजिंग क्लोरिनोस रूल हैविंग इंडेक्स एन इज इक्वल टू 2. तो इंडेक्स एन जो दे रखा है फॉर्मूला में 2 दे रखा है, ठीक है. इफ अंडर द आइडेंटिकल कास्टिंग कंडीशन द कास्ट प्रोडक्ट शेप इज चेंज टू द सिलेंड्रिकल हैविंग डायमीटर. अब आइडेंटिकल कंडीशन में दूसरा शेप हमें बनाना है जो सिलेंड्रिकल होगा, जो सिलेंड्रिकल होगा, राइट. अब उसका शेप में उन्होंने डायमीटर दे रखा है 50 mm, हाइट दे रखी है 50 mm, राइट. तो उसका डायमीटर होगा 50 mm, उसकी हाइट भी होगी 50 mm, मतलब इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर. द टोटल सॉलिडिफिकेशन टाइम विल बी इन मिनट्स राउंड अप टू द 2 डेसिमल प्लेसेस. अब इस केस में सिलेंड्रिकल केस में सॉलिडिफिकेशन टाइम कितना होगा फॉर दिस सिलेंडर, व्हाट विल बी द सॉलिडिफिकेशन टाइम इन मिनट, राइट. इस क्यूबॉइड के लिए दे रखा है 2 मिनट्स एंड इस सिलेंडर के लिए क्या होगा अंडर आइडेंटिकल कंडीशन. तो दोस्तों अंडर आइडेंटिकल कंडीशन सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ क्यूबाइड डिवाइड बाय सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ सिलेंडर, ये कैसे निकालते हैं हम. सॉलिडिफिकेशन टाइम का रेशियो जब निकालते हैं तो यहाँ पे आता है वॉल्यूम डिवाइड बाय सरफेस एरिया. ये एरिया जो होगा सरफेस एरिया होगा, वॉल्यूम डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर स्क्वायर. ये फॉर्मूला होता है अपने पास सॉलिडिफिकेशन टाइम के रेशियो का. तो हमारे पास क्यूबाइड का सॉलिडिफिकेशन टाइम है, राइट. उसके बाद सिलेंडर का अपने पास निकालना है हमें. तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया तो हम सबका निकाल सकते हैं क्योंकि सबके डायमेंशन दे रखे हैं. तो पहले वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया निकाल के लेंगे. तो यहाँ पे क्यूबाइड का तो वॉल्यूम दे रखा है 75 इंटू 125 इंटू 20. अब क्यूबाइड का सरफेस एरिया निकालना है. दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे देखो 75 इंटू 125 के 2 एरिया होंगे, यहाँ आगे एक उसके पीछे एक, राइट. वैसे ही 125 इंटू 20 के 2 एरिया होंगे, ये राइट साइड का एंड उसके लेफ्ट साइड का एक. एंड वैसे ही 75 इंटू 20 के 2 एरिया होंगे, 75 इंटू 20 का नीचे का एरिया एंड ऊपर का एरिया. तो इसका मतलब है जो सरफेस एरिया मिलेगा क्यूबाइड का, तो यहाँ पे निकाल रहे हैं हम वॉल्यूम डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, राइट, इज इक्वल टू दिस एरिया निकाल रहे हैं हम. वॉल्यूम कितना है 75 इंटू 125 इंटू 20 डिवाइड बाय सरफेस एरिया कितना है 2 टाइम्स, सारे एरिया 2 बार मिल रहे हैं ना. 75 बाय 20 2 बार, 125 इंटू 20 2 बार, 75 इंटू 125 2 बार. तो 2 इंटू 75 इंटू 125 प्लस 75 इंटू 20 प्लस 125 इंटू 20, राइट. ये मिलेगा आपको. अगर ये रेशियो निकालते हो आप तो आपको मिलेगा ये रेशियो 7. तो वॉल्यूम डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 7. वैसे ही सिलेंडर के लिए निकालते हो, राइट. वॉल्यूम डिवाइड बाय सरफेस, सॉरी यहाँ पे वॉल्यूम डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालते हो, तो सिलेंडर के लिए निकालेंगे हम यहाँ पे वॉल्यूम डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, राइट, इज इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है
पाई बाय 4 डी स्क्वेयर इंटू उसकी हाइट होल डिवाइड बाय। अब एरिया क्या होगा, जब भी मैं सिलेंडर कंसीडर करता हूं दोस्तों, ये सिलेंडर कुछ दिखने में ऐसे होगा ना, यहाँ पे सिलेंडर का डायग्राम लेते हैं पहले। सिलेंडर कुछ दिखने में ऐसे होगा, राइट। अब इसका एक सरफेस एरिया होगा पाई डी एल, दैट इज हाइट एच, यहाँ पे एच लेना होगा। एंड यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस साइड भी क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस सिलेंडर के दोनों साइड पे क्रॉस सेक्शन एरिया होगा जो कि पाई बाय 4 डी स्क्वेयर होगा, राइट। एंड ये सरफेस एरिया भी तो होगा, सरफेस एरिया होगा पाई डी एच, एंड ये साइड का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये साइड का क्रॉस सेक्शन एरिया, तो दो क्रॉस सेक्शन एरिया होंगे, तो 2 इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वेयर, ये दो एरिया होंगे, राइट। ये होगा उसका सरफेस एरिया। तो यहाँ पे लिखते हैं हम सिलेंडर के लिए, क्या आएगा, उसका जो सरफेस एरिया आएगा, एक तो पाई डी एच आएगा सरफेस एरिया, प्लस उसके दो क्रॉस सेक्शन मिलेंगे, तो 2 टाइम्स पाई बाय 4 डी स्क्वेयर आएगा, राइट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डी इज इक्वल टू एच है, डायमीटर इज इक्वल टू हाइट है कि नहीं, डी इज इक्वल टू एच है, दोनों 50 mm है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करते हो, वॉल्यूम डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, मैंने बहुत बार आपको थ्योरी लेक्चर में भी समझाया था, डायमीटर इज इक्वल टू हाइट होगा, तो यही रेशियो आता है डी बाई 6। थोड़ा देखते हैं डी बाई 6 कैसे आएगा इसको, राइट। अब यहाँ पे डायमीटर इज इक्वल टू हाइट है, तो ये डी क्यूब बन जाएगा ऊपर। पहले तो पाई 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 कैंसिल हो जाएगा, सारे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, राइट। एंड अब न्यूमरेटर में क्या बनेगा, डी क्यूब, ये 4 नीचे चला जाएगा, राइट। तो न्यूमरेटर में बनेगा डी क्यूब इज इक्वल टू डी क्यूब, ये 4 नीचे चला जाएगा। अब डिनोमिनेटर में डी इंटू डी, डी स्क्वेयर प्लस यहाँ पे डी स्क्वेयर है, लेकिन 2 इंटू 2 बाई 4 है, तो 1 बाई 2 बनेगा ये, तो डी स्क्वेयर बाई 2 बनेगा, यहाँ पे डी स्क्वेयर बाई 2 बनेगा, राइट। अब फिर से इसको सिंप्लीफाई करो, डी स्क्वेयर को कॉमन ले लो, तो वॉल्यूम डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल रहे हैं हम, तो ऊपर डी बचेगा, एक सिर्फ ऊपर सिर्फ डी बचेगा, क्योंकि ये डी स्क्वेयर कैंसिल होगा, ये ऊपर सिर्फ डी बचेगा, डी डिवाइड बाय 4 इंटू, अब इसको 2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, राइट। तो दोस्तों अब यहाँ पे 2 प्लस 1 3 बनेगा, 2 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2 2 बनेगा, 2 इंटू 3 6 बनेगा। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, स्कूल लेवल मैथमेटिक्स से आपको आना चाहिए। वॉल्यूम डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बन जाएगा डी बाई 6, बस यही आपको यहाँ पे यूज करना है। तो डायरेक्टली मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, ये सब कुछ इरेज कर रहा हूँ, वॉल्यूम डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल डी बाई 6। अब एग्जाम में इतना टाइम आपके पास होता नहीं है, तो जो थ्योरी में पढ़ाया था वो याद करके जाना है। तो वॉल्यूम डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इफ डायमीटर इज इक्वल टू हाइट, देन इट बिकम्स डायमीटर डिवाइड बाय 6, राइट। तो निकाल लो, यहाँ पे डायमीटर है उसका 50, डायमीटर दे रखा है 50 डिवाइड बाय 6। इफ आई सॉल्व दिस वॉल्यूम डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, देन आंसर विल बी 8.333, राइट, लाइकवाइज। तो अब हमने वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाला, उसके साथ साथ सिलेंडर भी निकाला, तो बस इस फॉर्मूला में यूज कर लो एंड आंसर निकालो। तो आपको जो फॉर्मूला है आपके पास, सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड स्क्वायर डिवाइड बाय वॉल्यूम डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर स्क्वायर। तो पुट करो यहाँ पे वैल्यू, वॉल्यूम डिवाइड बाय सरफेस एरिया क्यूबॉइड का कितना आया था 7, तो ये 7 स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे 8.33 स्क्वायर, राइट। अब इस आंसर को सिंप्लीफाई करते हो तो आपको ये आंसर मिल जाएगा इक्वल टू 0.7056, राइट। दैट मीन्स द सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ सिलेंडर, अगर सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ सिलेंडर राइट साइड पे लेके जाते हो, इसको लेफ्ट साइड पे लेके आओ, तो ये बन जाएगा सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइड बाय 0.7056। अब क्यूबॉइड का सॉलिडिफिकेशन टाइम दे रखा है 2 मिनट्स, क्वेश्चन में दे रखा है क्यूबॉइड का सॉलिडिफिकेशन टाइम, हमने लिखा भी था पहले 2 मिनट्स, डिवाइड बाय ये टाइम, ये फैक्टर था 0.7056। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद सॉलिडिफिकेशन टाइम ऑफ सिलेंडर आपको मिल जाएगा 2.833 मिनट, जैसे कि क्यूबॉइड का हमने मिनट में रखा है, तो ये भी आंसर आपको मिनट में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स में है, राउंड ऑफ टू द 2 डेसिमल प्लेसेस, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही लिखना है। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे 2.83, एंड जैसे कि ऑलरेडी मिनट लिख के आया है, तो आपको सिर्फ 2.83 टाइप करना है फॉर गेटिंग फुल मार्क्स। Thank you dear students. In next lecture we will see one more numerical on production subject which was asked in GATE 2021. This question was asked on material science. तो देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। The cast iron which possesses all the carbon in the combined form of cementite is known as.
अब देखो आपके पास एक कास्ट आयन है, आपके पास कास्ट आयन है, तो उसका सारा कार्बन कंबाइंड फॉर्म ऑफ सीमेंटाइट में होगा, तो उस कास्ट आयन को हम क्या बोलते हैं, राइट। देखो दोस्तों, जब भी आप कास्ट आयन को रैपिडली कूल करते हो, तो जब भी रैपिडली कूल होगा कास्ट आयन टू द रूम टेम्परेचर, तो उसमें जो कंटेंट होगा वो 100% Fe3C होगा। अब इसमें फेरस का परसेंटेज जो होगा 93.3% होगा एंड कार्बन का 6.67% होगा। तो इनको जोड़ दिया जाए तो उनमें 100% Fe3C होगा। अब इसी को हम सीमेंटाइट बोलते हैं, तो Fe3C को ही हम बोलते हैं सीमेंटाइट, राइट। एंड दोस्तों, जब भी कास्ट आयन को रैपिडली कूल करोगे तो दिखने में व्हाइटिश दिखेगा, आपको दिखने में व्हाइटिश दिखेगा। तो उसी सीमेंटाइट का हमने नाम दे दिया व्हाइट कास्ट आयन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट कास्ट आयन। तो दोस्तों, जब भी 100% सीमेंटाइट होगा कास्ट आयन में, तो उसको हम बोलते हैं व्हाइट कास्ट आयन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट चॉइस फॉर दिस क्वेश्चन। दोस्तों, अगर कास्ट आयन में ग्राफाइट होगा तो वो ग्रेइश दिखने लगेगा, अब तब हमें मिलता है ग्रे कास्ट आयन, जो कि ऑप्शन सी होगा, लेकिन उसमें ग्राफाइट होना चाहिए। सीमेंटाइट का मतलब 100% Fe3C, राइट, 100% सीमेंटाइट, ऐसा लिखना है उनको। तो उसमें व्हाइट कास्ट आयन में होगा। जब भी आपके कास्ट आयन में ग्राफाइट होगा तो ग्रेइश दिखना लगेगा, तो उसको हम ग्रे कास्ट आयन बोलेंगे। अगर इसी ग्राफाइट को हीट ट्रीटमेंट करके ग्राफाइट नोड्यूल बना दिया तो हमें मिलेगा मैलिएबल कास्ट आयन। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इनोकुलेट्स यूज कर दिए, इनोकुलेट्स आर यूज्ड इन लिक्विड स्टेट, अगर लिक्विड स्टेट में इनोकुलेट्स को आपने यूज किया एंड ग्राफाइट नोड्यूल बना दिए तो आपको मिलेगा स्पेराइडल कास्ट आयन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा अभी व्हाइट कास्ट आयन, दैट इज 100% सीमेंटाइट इज कॉल्ड व्हाइट कास्ट आयन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी वन मोर न्यूमेरिकल ऑन प्रोडक्शन सब्जेक्ट which was asked in GATE 2021. This question was asked in GATE 2021, मतलब इसी साल में क्वेश्चन आया था ये। The question is basically based on production subject and from production it is based on spot welding operation. तो क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन इज a spot welding operation performed on two pieces of steel yielded a nugget with a diameter of 5 mm, right. Now अब स्पॉट वेल्डिंग किया तो यहाँ पे दो स्टील पीसेस पे स्पॉट वेल्डिंग करने के बाद जो स्टील नगेट मिला हमें, उसका डायमीटर मिल गया 5 mm, उसका डायमीटर मिला 5 mm, राइट। उसके बाद एंड थिकनेस ऑफ 1 mm। अब इस स्टील नगेट की जो थिकनेस मिली हमें, लेटर से थिकनेस को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि आगे टाइम भी आएगा, टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी थिकनेस जो मिली हमें 1 mm थिकनेस का मिला। उसके बाद द वेल्डिंग टाइम वॉज 0.1 सेकंड। अब हमने वेल्डिंग जो की थी उसका टाइम जो है, टाइम ऑफ वेल्डिंग इज 0.1 सेकंड। आफ्टर दैट द वेल्डिंग एनर्जी फॉर द स्टील इज 20 जूल पर mm क्यूब। अब ये वेल्डिंग करने के लिए एनर्जी की कितनी जरूरत है, यहाँ पे जो वेल्डिंग एनर्जी क्यू है उसकी जरूरत है 20 जूल पर mm क्यूब, बराबर है ना। इसका मतलब 20 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी फॉर 1 mm क्यूब वेल्डिंग। अब जब भी वॉल्यूम 1 mm क्यूब होगा तब 20 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी, इसका मतलब है, राइट। देन एज्यूमिंग द हीट कन्वर्जन इफिशियंसी ऑफ 10%, यहाँ पे उन्होंने हीट कन्वर्जन की इफिशियंसी दे रखी है 10%, राइट। इफिशियंसी ऑफ हीट कन्वर्जन इज नथिंग बट 10%, which is nothing but 10% is nothing but 0.1. Then the power required for performing the spot welding operation is in kilowatt. अब हमें यहाँ पे पावर निकालनी है किलोवाट में। तो दोस्तों थोड़ा सा समझ लो इसको। अब हमें वेल्डिंग करना है, वेल्डिंग करते समय अपना जो स्टील नगेट आ गया वो 5 mm का है, उसकी लेंथ या थिकनेस मान लो 1 mm है, राइट। टाइम था अपने पास 0.1 सेकंड। एंड जो ये स्टील नगेट आने के लिए इतना डायमीटर एंड इतना थिकनेस वेल्ड करने के लिए हमें जो आउटपुट हीट चाहिए होगी वो 20 जूल होगी फॉर 1 mm क्यूब वॉल्यूम, राइट। इतनी एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी, हम पावर सप्लाई दे देंगे, तो पावर सप्लाई में से कितनी एनर्जी आएगी तब हमें ये एनर्जी मिलेगी, उसका इफिशियंसी दे रखा है। थोड़ा थोड़ा समझते हैं इसको, राइट। तो ये जो एनर्जी चाहिए ये आउटपुट है अपना, इतनी एनर्जी तो हमें आउटपुट पे चाहिए। देयरफॉर वी कैन से द आउटपुट, हीट आउटपुट कैन बी इक्वल टू हियर एनर्जी जूल पर mm क्यूब, दैट इज स्मॉल क्यू, इनटू वॉल्यूम। अब ये स्मॉल क्यूब होगा जूल पर mm क्यूब, तो अब हमें वॉल्यूम को लिखना है mm क्यूब में।
वॉल्यूम को लिखना है एमएम क्यूब में, तो यहाँ से क्या आएगा, एनर्जी इन जूल आएगा कि नहीं, तो एनर्जी इन जूल निकालेंगे आउटपुट की, राइट। अब दोस्तों इसी को अगर मैंने टाइम से डिवाइड किया, लेट से मान लो इसी जूल को मैंने टाइम से डिवाइड किया, तो जूल डिवाइड बाय टाइम सेकंड, जूल डिवाइड बाय सेकंड, वैट मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं पूरा आंसर वैट में ही निकालते चलो फिर, राइट, आंसर को ही वैट में निकालेंगे हम। तो यहाँ पे क्या आएगा, Q इंटू वी डिवाइड बाय टाइम टी। अगर हमने ये किया तो इसमें जो Q आएगा ये वैट में आएगा, इसमें जो छोटा Q है ये जूल पर एमएम क्यूब में हमने यूज किया, वॉल्यूम जो होगा एमएम क्यूब में होगा। यूनिट बैलेंस बहुत जरूरी होता है इस तरह के क्वेश्चन के लिए, एंड टाइम हम लेंगे सेकंड में, राइट। अब दोस्तों उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, उन्होंने किलोवाट में पूछा है। जैसे कि उन्होंने किलोवाट में पूछा है तो इसी इक्वेशन को अगर 1000 से डिवाइड किया तो किलोवाट आंसर आ जाएगा। तो बस हम सिर्फ यूनिट बैलेंस कर रहे हैं, यहाँ पे अगर 1000 से डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे ये आंसर किलोवाट में चला आएगा, लेकिन ये आउटपुट है। एंड उन्होंने क्या पूछा है, द पावर रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्मिंग द स्पॉट वेल्डिंग ऑपरेशन इज। अब ये आउटपुट इतना चाहिए तो इनपुट पावर कितनी देनी चाहिए, ये क्वेश्चन है, राइट। तो दोस्तों इनपुट पावर निकालते हैं थोड़ा। इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी हमेशा आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होता है। इफिशियंसी इज ऑलवेज आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, which is nothing but output is nothing but heat output power divided by input is input given by the here input power whatever में the heat given, therefore ये input निकालना है हमें, तो क्या आएगा, आउटपुट हीट डिवाइड बाय इफिशियंसी। बस इस प्रकार से ये होगा आपका आंसर, जो भी आंसर आएगा किलोवाट में आएगा अगर आप आउटपुट किलोवाट में निकालोगे। तो थोड़ा थोड़ा प्रोसेस करते हैं इसको, राइट। थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में इसी फॉर्मूला को लिखेंगे हम। देयरफॉर जो हीट इनपुट लगेगा आपको किलोवाट में, वो हीट आउटपुट क्या होगा, Q इंटू वॉल्यूम डिवाइड बाय 1000 T डिवाइड बाय इफिशियंसी। दिस इज हाउ वी कैन राइट। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम। अब यहाँ पे ये जो स्टील नगेट मिला है उसका डायमीटर दे रखा है, उसकी थिकनेस दे रखी है, तो उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या आएगा, π/4 d स्क्वायर इंटू थिकनेस L, ये होगा वॉल्यूम उसका। तो वॉल्यूम की जगह पुट करो यहाँ पे, राइट। देयरफॉर हीट इनपुट रिक्वायर्ड और पावर इनपुट रिक्वायर्ड विल बी Q इंटू π/4 d स्क्वायर L डिवाइड बाय 1000 P इंटू इफिशियंसी। बस अब सारी वैल्यूज दे रखी है क्वेश्चन में, Q की वैल्यू दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, स्मॉल डी है, स्मॉल डी लिखो यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे हमने स्मॉल डी लिखा है तो स्मॉल डी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। डायमीटर दे रखा है, थिकनेस L दे रखी है, टाइम T दे रखा है, राइट, एंड एज वेल एज इफिशियंसी दे रखी है। तो बस इस फॉर्मूला में अगर सारी वैल्यूज पुट करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब रिक्वायर्ड यूनिट भी मिल जाएगा, क्योंकि किलोवाट में निकालना था, किलोवाट में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो लेट अस फाइंड दिस, राइट। जो अपना रिक्वायरमेंट है उसको हम सॉल्व करते हैं। देयरफॉर हीट इनपुट रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू Q इंटू π/4 d स्क्वायर L डिवाइड बाय 1000 इंटू T इंटू इफिशियंसी। अब दोस्तों यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करो। जैसे कि Q को दे रखा है जूल पर एमएम क्यूब, जैसे कि यहाँ पे एमएम क्यूब है तो डायमीटर एंड थिकनेस को एमएम में पुट करना। तो लेट अस पुट दी वैल्यूज। हियर Q इज गिवन 20 इंटू पाई इंटू d स्क्वायर, डायमीटर इज 5 स्क्वायर इंटू लेंथ इज 1, लेंथ इज नथिंग बट थिकनेस, डिवाइड बाय ये 4 नीचे चला जाएगा, ये 4 नीचे चला जाएगा, 4 इंटू 1000 इंटू टाइम इज 0.1 सेकंड एंड इफिशियंसी 10% मीन्स 0.1। Now the required unit will be kilowatt only. Now if I simplify this question, then answer for this question I will find that the heat input required or power input required in kilowatt will be 39.269 kilowatt. This will be the power required, right? So my dear students, यहाँ पे आपको जो power required है उन्होंने क्या लिखा है, राउंड ऑफ टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, पावर इज इक्वल टू 39.27 किलोवाट। देयरफॉर इन फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है, यूनिट तो पहले से टाइप करके आया है तो आपको 39.27 टाइप करना है फॉर गेटिंग फुल 2 मार्क्स। देयरफॉर योर आंसर इज 39.27 किलोवाट। Thank you dear students. In next lecture we will see one more numerical from production subject which was asked in GATE 2021. This question was asked in GATE 2021. तो ये क्वेश्चन इसी साल के गेट एग्जाम में आया था, आफ्टरनून सेशन में, दोपहर के सेशन में आया था। तो क्वेश्चन को देखते हैं, रोलिंग ऑपरेशन पे है। द थिकनेस, विड्थ एंड लेंथ ऑफ मेटल स्लैब आर, नाउ हियर थिकनेस इज गिवन, लेट अस से द इनिशियली दे हैव गिवन इनिशियली
we can say initially thickness T1 is nothing but 50 mm, then width is 250 mm and length is 3600 mm. तो T1 है 50 mm, right? Then width W1 is 250 mm and then length L1 is 3600 mm, 3600 mm respectively. A rolling operation on the slab reduces the thickness by 10% and increases the width by 3%. अब यहाँ पे रोलिंग ऑपरेशन के बाद इसकी थिकनेस 10% से रिड्यूस हो गई। यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिड्यूसेस द थिकनेस बाय 10%। तो दोस्तों फाइनली क्या होगा, फाइनली सेकंड कंडीशन में थिकनेस 10% से रिड्यूस हो गई तो T2 कितनी होगी, अब 10% से कम हो गई, मतलब अब बची कितनी, 90% बची, राइट? तो ए होगी 0.9 टाइम्स T1, तो 0.9 टाइम्स 50, राइट, इज इक्वल टू 45। आई होप दैट ये सिंपल सिंपल कैलकुलेशन आपको आते होंगे। 10% से कम करना है मतलब 90% रखना है, राइट? एंड उसके बाद इंक्रीजेस द विड्थ बाय 3%। अब वो विड्थ 3% से इंक्रीज हो गई तो W2 कितना होगा, विड्थ अब इंक्रीज हो रही है दोस्तों, कितना, 3% से, राइट? तो परसेंटेज ये क्या आएगा फिर 1.03 बचेगा इंटू इनिशियल विड्थ, राइट? 3% से इंक्रीज मतलब 03 यहाँ पे आएगा फैक्टर, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं पुट करता हूँ सारी वैल्यूज तो 1.03 इंटू इनिशियल विड्थ इज 250, तो ये आएगा लगभग 257.5 mm, राइट? आफ्टर दैट the length of the roller slab is in mm, round of the 1 decimal place, right? Now after rolling इसकी लेंथ कितनी होगी। अब दोस्तों जैसे कि ये क्वेश्चन रोलिंग पे है लेकिन ये रोलिंग का क्वेश्चन है ही नहीं, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। अब हमारे प्रोडक्शन टॉपिक में हम एज्यूम करते हैं आफ्टर प्रोडक्शन मीन्स जो भी मेटल डिफॉर्मिंग ऑपरेशंस है, मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस है, उन ऑपरेशन में before and after volume remains same. The volume before initial volume is always equal to final volume. This is our assumption. इसका मतलब V1 is equal to V2 होगा। अब वॉल्यूम क्या होगा, थिकनेस विड्थ लेंथ दे रखी है, तीनों का मल्टीप्लीकेशन, तो T1 विड्थ W1 लेंथ L1 मस्ट बी इक्वल टू T2 W2 L2, राइट? तो यहाँ से L2 निकालना है, L2 क्या आएगा, T1 W1 L1 डिवाइड बाय T2 W2। तो पुट करो सारी वैल्यू, T1 दे रखा है 50, W1 दे रखा है 250, लेंथ L1 इज 3600 डिवाइड बाय T2 हमने निकाला 45, क्योंकि थिकनेस 10% डिक्रीज हुआ तो 90% बचा था, विड्थ 3% से इंक्रीज हुआ तो 1.03 टाइम्स हो गया इनिशियल वैल्यू से, राइट? तो विड्थ भी निकाला है हमने, दैट इज 257.5, राइट? अब सारे डायमेंशन जैसे कि हमने mm में पुट किए तो लेंथ भी mm में चली आएगी। अगर इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर आएगा 3883.49 mm, राइट? अब दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है राउंड ऑफ टू द 1 डेसिमल प्लेस। अब 1 डेसिमल प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करना है तो L2 कितना आएगा, ये 3883.5 mm। बस यही आंसर आपको टाइप करना है एग्जाम में। देयरफॉर इफ यू टाइप दिस आंसर, दैट इज योर आंसर इज 3 here, your answer is 3883.5 and you will get full 2 marks. Thank you dear students. In next lecture we will see one more numerical which was asked on production subject in GATE 2021. This question was asked in GATE 2021 on grinding operation. तो बेसिकली ये प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क के लिए पूछा था ग्राइंडिंग पे। तो दोस्तों सिमिलर पैटर्न का मॉर्निंग सेशन में भी, फोरनून सेशन में भी क्वेश्चन आया था। अब ये आफ्टरनून सेशन में भी सिमिलर पैटर्न का ही क्वेश्चन आया, लेकिन मॉर्निंग सेशन में उन्होंने स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी दे रखा था, यहाँ पे स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी पूछा है ग्राइंडिंग ऑपरेशन के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन, तो सेम ही फॉर्मूला काम आएगा, सिर्फ गिवन डाटा इनपुट अलग अलग है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। A surface grinding operation has been performed on a cast iron plate having dimensions 300 mm length, 10 mm width and 50 mm height. तो आपके पास एक कास्ट आयरन प्लेट दे रखी है, तो उसके डायमेंशन क्या है, 300 mm उसकी लेंथ है, राइट? देन उसका जो विड्थ है 10 mm है एंड 50 mm उसकी हाइट है। तो पहले दोस्तों इस गिवन डाटा को डायग्राम के फॉर्म में लिखते हैं हम। डायग्राम देख लो, अपने पास जो प्लेट है उसकी हाइट है 50 mm, उसकी विड्थ है 10 mm, राइट? उसकी विड्थ जो दे रखी है उन्होंने 10 mm दे रखी है, राइट? ये हाइट एंड विड्थ हो गई।
और उसकी लेंथ जो दे रखी है वो दे रखी है उन्होंने 300 mm। उसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी इस प्रकार से, राइट। तो उसकी लेंथ जो दे रखी है ये 300 mm दे रखी है। अब इस पे हमें ग्राइंडिंग करना है। जो ग्राइंडिंग सरफेस है वो कास्ट आयरन प्लेट है जिसके डायमेंशन है 10 mm विड्थ, 50 mm हाइट एंड 300 mm लेंथ, राइट। द ग्राइंडिंग was performed using a alumina wheel having wheel diameter of 150 mm। तो ग्राइंडिंग व्हील जो हमने यूज की उसका डायमीटर कितना है? ग्राइंडिंग व्हील का डायमीटर है 150 mm। ये डायमीटर किसका है? ग्राइंडिंग व्हील का। देन विथ 12 mm, तो ग्राइंडिंग व्हील की विड्थ है, राइट। तो जैसे कि समझ सकते हैं हम, मान लो मैं यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे ग्राइंडिंग व्हील, इसका डायमीटर, ये जो डायमीटर होगा इस व्हील का डायमीटर होगा 150 mm एंड उसकी विड्थ होगी कुछ 12 mm, राइट। तो 12 mm तक ये लंबा होगा ऐसे। तो देख लो इस प्रकार से ये 12 mm तक दूरी होगी ऐसे इसकी, राइट। इस प्रकार से आपकी ग्राइंडिंग व्हील होगी। जो हमें ग्राइंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस प्रकार से हमारी ग्राइंडिंग व्हील होगी, राइट। तो इस प्रकार से अपनी ग्राइंडिंग व्हील है, राइट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट। इस प्रकार से ग्राइंडिंग कट करते करते इधर आएगा। अब उसके बाद समझते हैं द ग्राइंडिंग वेलोसिटी यूज्ड इज 40 मीटर पर सेकंड। तो ग्राइंडिंग व्हील ही तो मटेरियल कट करने वाला है ना, तो ग्राइंडिंग व्हील की वेलोसिटी होगी कटिंग वेलोसिटी। ग्राइंडिंग व्हील की वेलोसिटी दे रखी है 40 मीटर पर सेकंड, तो ग्राइंडिंग व्हील ही तो मटेरियल कट करेगा। देयरफॉर हियर कटिंग वेलोसिटी इज गिवन 40 मीटर पर सेकंड, राइट। देन टेबल स्पीड इज 5 मीटर पर मिनट। नाउ अब टेबल स्पीड मतलब ये जो वर्क पीस जिस टेबल पे रखा है ये टेबल भी तो मूव करेगा। इस टेबल जिस टेबल पे रखा है वो टेबल भी तो मूव करेगा, राइट। तो उसकी टेबल वेलोसिटी दे रखी है ये, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ टेबल आई विल से, जिस पे वर्क पीस रखा है उस टेबल की वेलोसिटी है 5 मीटर पर मिनट। देन डेप्थ ऑफ कट पर पास इज 50 माइक्रोमीटर एंड द नंबर ऑफ ग्राइंडिंग पासेस आर 20, राइट। अब एक पास में डेप्थ ऑफ कट कितनी है? 50 माइक्रोमीटर। मतलब डेप्थ ऑफ कट मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होनी चाहिए? डेप्थ ऑफ कट एक पास में ये इसकी कितनी हाइट कम करेगा, ये एक पास में इसकी हाइट कितनी कम करेगा, राइट। तो ये इसकी हाइट कम करेगा 50 माइक्रोमीटर। तो ये हो गया डेप्थ ऑफ कट, हाइट इतनी कम करेगा, राइट। लेट अस से इसको थोड़ा सा ढंग से ड्रॉ करते हैं हम, राइट। तो ये जो डायमेंशन होगा ये होगा डेप्थ ऑफ कट, इसको मैंने डी बोल दिया। तो यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट दे रखा है, डेप्थ ऑफ कट इज 50 माइक्रोमीटर। उसी को हम बोल सकते हैं 50 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, राइट। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁶ मीटर, तो मिलीमीटर में करना है तो 10⁻³ करना होगा। तो एक पास में इतना 50 माइक्रोमीटर का ये कट करेगा, राइट। एंड ये टेबल भी तो मूव कर रहा है, इस टेबल की भी तो वेलोसिटी दे रखी है। ये टेबल के साथ टेबल मूव करेगा तो ये वर्क पीस भी तो मूव करेगा ना उसके साथ। तो ये जो वेलोसिटी है टेबल की या वर्क पीस की ये दे रखी है उन्होंने 5 मीटर पर मिनट, 5 मीटर पर मिनट। अब आफ्टर दैट, right, and there are such 20 passes, okay, the average tangential and average normal force for each pass are found to be। अब हर एक पास के लिए टेंजेंशियल एवरेज फोर्स कितना दे, एवरेज टेंजेंशियल एंड एवरेज नॉर्मल फोर्सेस आर गिवन 40 न्यूटन एंड 60 न्यूटन। तो देखो दोस्तों जब भी वैल्यू दे रखी है पहले टेंजेंशियल फोर्स के लिए दे रखी है उसके बाद नॉर्मल फोर्स के लिए दे रखी है। टेंजेंशियल के लिए आएगी 40 न्यूटन, नॉर्मल के लिए आएगी 60 न्यूटन। तो एवरेज टेंजेंशियल फोर्स ही होता है कटिंग फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स ही होता है कटिंग फोर्स जो दे रखा है 40 न्यूटन एंड नॉर्मल फोर्स दे रखा है, नॉर्मल फोर्स ही होता है थ्रस्ट फोर्स। जब नॉर्मल फोर्स की बात करो आप तो होता है थ्रस्ट फोर्स, राइट। नॉर्मल फोर्स इज नथिंग बट थ्रस्ट फोर्स। वो सेपरेट करने की कोशिश करता है, व्हील को वर्क पीस से सेपरेट करने की कोशिश करता है थ्रस्ट फोर्स। एंड जो टेंजेंशियल फोर्स होता है वही होता है कट करने वाला फोर्स, राइट। ये थ्रस्ट फोर्स दे रखा है 60 न्यूटन, राइट। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा है द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक ग्राइंडिंग एनर्जी अंडर द अफोरसेड ग्राइंडिंग कंडीशन इज इन जूल पर एमएम क्यूब। तो माय डियर स्टूडेंट्स स्पेसिफिक ग्राइंडिंग एनर्जी इन्होंने जूल पर एमएम क्यूब में पूछा है, राइट। अब जो मॉर्निंग सेशन में, फोरनून सेशन में हमने क्वेश्चन लिया था वहां पे स्पेसिफिक ग्राइंडिंग एनर्जी दे रखी थी, उन्होंने कटिंग फोर्स पूछा था शायद, लेकिन यहाँ पे सारा डाटा दे रखा है, उन्होंने स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी दे रखी है। तो अब सिर्फ हमें रिवर्स चलना है और क्या मेंशन किया है, राउंड ऑफ टू द
वन डेसिमल प्लेस तक हमें राउंड अप करना है। तो हमने जो फॉर्मूला देखा था उसी फॉर्मूला को रिवाइज करने जा रहे हैं। स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी ये किस में निकालनी है, हमें जूल पर एमएम क्यूब में निकालनी है। स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कटिंग फोर्स। तो दोस्तों यहाँ पे दो फोर्स दे रखे हैं। जो नॉर्मल फोर्स होगा वो थ्रस्ट फोर्स होगा, जो सेपरेट करने की कोशिश करेगा व्हील को वर्कपीस से। हमें ये नहीं लेना है। जो कटिंग फोर्स होगा वो एक्चुअल में मटेरियल कट करेगा, ये हमें फोर्स लेना है। कटिंग फोर्स दैट इज टेंजेंशियल फोर्स। कटिंग फोर्स इनटू कटिंग वेलोसिटी। कटिंग वेलोसिटी कौन कट कर रहा है, ग्राइंडर कट कर रहा है कि नहीं, तो ग्राइंडिंग व्हील तो कट कर रहा है मटेरियल। ये जो ग्राइंडिंग व्हील है ये मटेरियल कट करेगा, तो आपको ग्राइंडिंग व्हील की वेलोसिटी लेनी है। कटिंग फोर्स इनटू कटिंग वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मटेरियल रिमूवल रेट। बस यही होता था अपना फॉर्मूला, देखा था हमने पहले एक लेक्चर में भी। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एनर्जी आपको जूल पर एमएम क्यूब में निकालनी है। तो जूल का मतलब क्या होता है, न्यूटन मीटर। तो फोर्स हमें लेना है न्यूटन में। तो पहली चीज तो हम बता सकते हैं यहाँ पे फोर्स होना चाहिए न्यूटन में। वेलोसिटी, अब जूल मतलब न्यूटन मीटर, तो वेलोसिटी होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में। वेलोसिटी होनी चाहिए मीटर पर सेकंड में। अब ऊपर न्यूटन इंटू मीटर जूल बन गया, लेकिन नीचे एक्स्ट्रा सेकंड हो गया। उस सेकंड को हमें कैंसिल करना है, उससे ऊपर जूल रहेगा और नीचे एमएम क्यूब भी रखना है। तो दोस्तों जो मटेरियल रिमूवल रेट होगा वो होगा एमएम क्यूब पर सेकंड में, राइट। अब यहां से यूनिट बैलेंस करके देखो, आप खुद ही करके देखो। जो यूनिट बैलेंस करोगे आप यहां से, राइट, तो न्यूटन मीटर का मतलब जूल बच जाएगा, सेकंड सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, नीचे एमएम क्यूब बचेगा, तो जूल पर एमएम क्यूब बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अपना टारगेट क्या है, स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी या स्पेसिफिक ग्राइंडिंग एनर्जी अगर निकालना है तो कटिंग फोर्स निकालना होगा। वो निकाल लिया हमने, टेंजेंशियल फोर्स ही होता है कटिंग फोर्स। उसके बाद हमें कटिंग वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे दो वेलोसिटी दे रखी है, लेकिन यहाँ पे कट करने वाला ग्राइंडर है तो ग्राइंडिंग वेलोसिटी लेनी पड़ेगी कटिंग वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ पे 40 मीटर पर सेकंड कटिंग वेलोसिटी भी निकाल ली। अब हमें निकालना है मटेरियल रिमूवल रेट। अब बस मटेरियल रिमूवल रेट अगर आपने निकाल लिया, किसमें, एमएम क्यूब पर सेकंड में निकाल लिया, तो आपको मिल जाएगी स्पेसिफिक कटिंग एनर्जी। तो चलते हैं मटेरियल रिमूवल रेट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे मटेरियल रिमूवल रेट निकालना है, तो कौन सा मटेरियल रिमूव कर रहे हैं वो सोचना है पहले। देखो यहाँ पे एक ग्राइंडिंग व्हील है, तो ये ग्राइंडिंग व्हील नीचे डेप्थ ऑफ कट से नीचे चली जाएगी और ऐसे इस डायरेक्शन में मटेरियल रिमूव करते आएगी ना, इस डायरेक्शन में मटेरियल रिमूव करते आएगी। अगर इधर से सोचा जाए तो इस डायरेक्शन से मटेरियल रिमूव करती जाएगी, राइट। तो देखना है पहले किस कौन सा एरिया कट हो रहा है। तो दोस्तों देखो ये डी इंटू ये विड्थ बी 10, ये एरिया कट हो रहा है कि नहीं, थोड़ा ढंग से देखो इसको। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज करके, थोड़ा डाटा इरेज करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी तो सारा डाटा आपके पास है, राइट। तो यहाँ पे देखो कौन सा मटेरियल कट होने की कोशिश हो रहा है। अगर इस डायग्राम को थोड़ा एनलार्ज करता हूं मैं, तो इसकी हाइट है 50 एंड विड्थ है 10, राइट। ये होगा हाइट एंड विड्थ, राइट। अब ये लेंथ तक चला जा रहा है ऐसे, ये लेंथ तक ऐसे चला जा रहा है। एंड यहाँ पे ये जो ग्राइंडिंग व्हील है, यहाँ पे ऐसे ग्राइंडिंग व्हील लगा है इसके ऊपर, जो कि मटेरियल कट करता करता आगे चला जाएगा, ये ग्राइंडिंग व्हील, राइट। अब ये मटेरियल कट करते करते ऐसे आगे चला जाएगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे जो डेप्थ ऑफ कट दे रखा है, ये इतना सिंगल पास में इतना मटेरियल कट होगा, इतना डेप्थ ऑफ कट से मटेरियल कट होगा, राइट। अब कौन सा एरिया कट हो रहा है, ये एरिया कट हो रहा है कि नहीं, ये थ्रू आउट द लेंथ, मतलब इतना एरिया डेप्थ ऑफ कट इनटू बी, ये एरिया आगे आगे कट होते जा रहा है। अब ये जो वर्क पीस इस ग्राइंडिंग व्हील की तरफ आ रहा है, ये जो टेबल की वेलोसिटी दे रखी है, ये टेबल की वेलोसिटी दे रखी है, राइट। इतनी वेलोसिटी से, ये कितनी वेलोसिटी से आ रहा है इसकी तरफ, वेलोसिटी ऑफ टेबल से, क्योंकि ये वर्क पीस टेबल पे होगा। वेलोसिटी ऑफ टेबल उन्होंने दे रखी है 5 मीटर पर मिनट, राइट। इतनी वेलोसिटी से ये वर्क पीस मोशन कर रहा है। तो थोड़ा मटेरियल रिमूवल रेट की तरफ सोचते हैं। चलो हम मटेरियल रिमूवल रेट निकालेंगे। देयरफॉर हियर मटेरियल रिमूवल रेट विल बी इक्वल टू, देखो किस में निकालना है, एमएम क्यूब पर सेकंड में निकालना है। अब ये मटेरियल रिमूवल रेट में जो एरिया ऑफ मटेरियल रिमूव है वो होगा डेप्थ ऑफ कट इंटू विड्थ। विड्थ है यहाँ पे 10 mm, डेप्थ ऑफ कट दे रखा था 50 माइक्रोमीटर, दैट इज 50 इंटू 10⁻³ mm, राइट। इंटू इंटू यहाँ पे इंटू करना होगा। अब यहाँ पे ये बन गया mm स्क्वायर, लेकिन हमें यूनिट चाहिए mm क्यूब पर सेकंड, तो और एक mm पर सेकंड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो mm पर सेकंड का मतलब वेलोसिटी होता है, लेकिन यहाँ पे आपको कटिंग वेलोसिटी नहीं लेनी है, टेबल की वेलोसिटी लेनी है, क्योंकि ये मटेरियल क्यों कट हो रहा है, टेबल की मूवमेंट की वजह से मटेरियल कट आगे आगे जा रहा है, कट होते हैं। देयरफॉर ये टेबल की वेलोसिटी लेनी है, तो यहाँ पे आएगी वेलोसिटी ऑफ टेबल, राइट।
दोस्तों जब हमें ये मटेरियल रिमूवल रेट mm³ पर सेकंड में चाहिए तो हमें डेप्थ ऑफ कट mm में लेनी होगी, विड्थ भी mm में लेनी होगी एंड टेबल की वेलोसिटी mm पर सेकंड में लेनी होगी। तो थोड़ा यूनिट कन्वर्जन की तरफ चलते हैं, यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करके लेते हैं हम। देयरफॉर मटेरियल रिमूवल रेट विल बी इक्वल टू, दिस मटेरियल रिमूवल रेट विल बी इक्वल टू, डेप्थ ऑफ कट था 50 माइक्रोमीटर मतलब 50 इंटू 10⁻³ लिखा था हमने। यहाँ पे विड्थ है 10 mm, विड्थ 10 mm इंटू वेलोसिटी ऑफ टेबल कितनी है 5 मीटर पर मिनट है, राइट। तो ये 5 मीटर पर मिनट कैसे लिख सकते हैं हम, 5 मीटर को mm में करना है 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिनट को सेकंड करना है तो डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, तो ये बन गई। तो यहाँ पे 5 इंटू 10⁻³ दैट इज 1000, ये हो गया mm डिवाइड बाय 60, ये हो गया सेकंड, राइट। तो फ्रॉम दिस इफ आई फाइंड दिस मटेरियल रिमूवल रेट then I will get this value as 41.667 mm³ per second, right? This will be the material removal rate. And we have seen cutting force is 40 Newton and cutting velocity, that is grinding velocity, is 40 meter per second. Now if I put these values, material removal rate, cutting force and cutting velocity in this formula, then I will get specific cutting energy, that is specific grinding energy in joule per mm³. So my dear students, let us find the specific grinding energy in joule per mm³, which is nothing but cutting force Fc into cutting velocity Vc divided by material removal rate. Therefore force we have to put in Newton, which is nothing but 40, cutting velocity we have to put in meter per second, which is nothing but 40, divided by material removal rate we have to put in mm³ per second, which is nothing but 41.667, right. And from this I will get the answer for specific cutting energy, which will be equal to 38.4 जूल पर mm³। यूनिट तो पहले ही बैलेंस करके रखा है ना हमने, राइट। देयरफॉर माय डियर स्टूडेंट्स, हियर इन दिस फिल इन द ब्लैंक्स यू हैव टू टाइप 38.4, ऑलरेडी जूल यूनिट इज मेंशन्ड हियर। देयरफॉर इफ आई टाइप हियर 38.4 then I will get full 2 marks. Thank you dear students. In next lecture we will see one more numerical which was asked on production subject in GATE 2021. This question was asked in GATE 2021 on production subject. बेसिकली ये प्रोडक्शन के सीएनसी मशीन टॉपिक टूल पे क्वेश्चन पूछा था, इसी साल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन है। इन अ सीएनसी मशीन टूल द फंक्शन ऑफ इंटरपोलेटर इज टू जनरेट। अब यहाँ पे क्या पूछा है, इंटरपोलेटर जो यूज होता है सीएनसी मशीन टूल में उसका फंक्शन क्या है, राइट, उसका फंक्शन क्या है, वो क्या जनरेट करता है। तो पहले इंटरपोलेटर को समझते हैं। दोस्तों इंटरपोलेटर क्या होता है, इंटरपोलेटर इज अ डिवाइस which controls the movement of tool, right, controlling the movement of tool. इंटरपोलेटर क्या करेगा, टूल का मूवमेंट कंट्रोल करेगा, राइट, controls the movement of tool, we can say controls the movement of tool. अगर ये इंटरपोलेटर टूल का मूवमेंट कंट्रोल कर रहा है मतलब इसका कौन सी डायरेक्शन में टूल जाना चाहिए ये बता रहा है इंटरपोलेटर। अब जिस डायरेक्शन में टूल चला जाएगा वो टूल मटेरियल कट करते 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 चला जाएगा। तो टूल जिस डायरेक्शन में मोशन करेगा उसी ना शेप का तो कंपोनेंट बनेगा, जो कंपोनेंट बनेगा उसी शेप का बनेगा जिस डायरेक्शन में टूल का मूवमेंट होगा। तो इसी का मतलब इंटरपोलेटर क्या करेगा, जो रिक्वायर्ड शेप है वो जनरेट करने की कोशिश करेगा, राइट। तो डायरेक्टली ऑप्शन पे चलते हैं, बाकी ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे हम। तो जो करेक्ट चॉइस है उसी को देखते हैं। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट चॉइस हियर, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट चॉइस। तो क्या है ऑप्शन डी, राइट। द इंटरपोलेटर इज यूज्ड टू जनरेट रेफरेंस सिग्नल प्रिस्क्राइबिंग द शेप ऑफ पार्ट टू बी मशीन्ड। कौन से शेप का पार्ट बनाना है ये बताएगा इंटरपोलेटर, ये सिग्नल देगा इंटरपोलेटर। क्योंकि इंटरपोलेटर क्या करेगा, टूल का मूवमेंट कंट्रोल करेगा, टूल को किस डायरेक्शन में मोशन करना है वो बताएगा। अगर इंटरपोलेटर ने बताया टूल को सर्कुलर डायरेक्शन में घूमो तो जो पार्ट बनेगा वो सर्कुलर पार्ट ही बनेगा ना, राइट। तो हियर द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी वन मोर न्यूमेरिकल व्हिच वाज आस्क्ड ऑन प्रोडक्शन सब्जेक्ट इन गेट 2021. दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन गेट 2021 ऑन प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। मेटल कटिंग के पर्टिकुलर बात करेंगे तो हम मेटल कटिंग पे क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। इन प्योर ऑर्थोगोनल टर्निंग, अब यहाँ पे ऑर्थोगोनल टर्निंग दे रखा है, ऑर्थोगोनल टर्निंग दे रखा है बाय जीरो रेक एंगल। तो रेक एंगल कितना दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे रेक एंगल दैट इज अल्फा इज नथिंग बट 0 डिग्री दे रखा है रेक एंगल, स्पेशल केस बन गई है। 0 रेक एंगल, सिंगल पॉइंट कार्बाइड कटिंग टूल
द shear force has been computed to be 400 न्यूटन। तो यहाँ पे जो हमने shear force दे रखा है डाटा में, shear force is 400 न्यूटन। देन if the cutting velocity vc is 100 मीटर पर मिनट, तो कटिंग वेलोसिटी दे रखा है vc विच इज नथिंग बट 100 मीटर पर मिनट। देन डेप्थ ऑफ कट t इज इक्वल टू 2 mm। अब इन्होंने t बोल दिया, जनरली हम डेप्थ ऑफ कट का d लिखते थे, तो t इज इक्वल टू 2 mm। देन फीड एस नॉट इज इक्वल टू 0.1 mm पर रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पे फीड को उन्होंने एस नॉट लिखा, जनरली हम एफ लिखते थे, तो एस नॉट इज इक्वल टू फीड इज इक्वल टू 0.1 mm पर रिवॉल्यूशन। देन एंड चीप वेलोसिटी vf इज इक्वल टू 20 मीटर पर मिनट। अब उसके साथ चीप वेलोसिटी vf भी दे रखी है, तो चीप फ्लो वेलोसिटी vf इज नथिंग बट 20 मीटर पर मिनट। देन द shear strength tau s of the material will be in MPa। अब shear strength पूछा है उन्होंने tau s एंड MPa मेगा पास्कल दैट इज न्यूटन पर mm स्क्वायर में हमें फाइंड करना है। और क्या बोल रहे हैं, राउंड ऑफ टू द 2 डेसिमल प्लेसेस, 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो दोस्तों हमें shear स्ट्रेस निकालना है, shear फोर्स दे रखा है, राइट। तो दोस्तों shear स्ट्रेस निकालने के लिए क्या था फॉर्मूला, राइट। shear स्ट्रेस इज नथिंग बट shear फोर्स डिवाइड बाय shear एरिया, राइट। दिस वाज द फॉर्मूला टू फाइंड shear स्ट्रेस और shear स्ट्रेंथ। अब प्रोडक्शन में जैसे कि मेटल कटिंग होता है, तो मेटल कटिंग हो रहा है, एक्चुअल में वहां पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो हमेशा जो स्ट्रेस होगा वही तो स्ट्रेंथ होगी, राइट। क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी वहां पे 1 होगा, क्योंकि वहां पे डिफॉर्मेशन हो रहा है। तो उसके उस कंसेप्ट में हम नहीं जाना चाहते, तो चलो shear स्ट्रेस इज इक्वल टू shear फोर्स डिवाइड बाय shear एरिया। तो दोस्तों यहाँ पे shear एरिया क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे डेप्थ ऑफ कट एंड फीड दे रखा है, तो डेप्थ ऑफ कट इनटू फीड डिवाइड बाय साइन फाई, यही तो होता है shear एरिया, हमने देखा हुआ है पहले इससे थ्योरी लेक्चर्स में। तो shear स्ट्रेस इज इक्वल टू shear फोर्स डिवाइड बाय shear एरिया इज डेप्थ ऑफ कट d इनटू फीड एफ डिवाइड बाय साइन फाई, ये था अपना shear एरिया, राइट। यहाँ पे उन्होंने डेप्थ ऑफ कट को t लिखा है, आप t लिखो, एंड फीड को एस नॉट लिखा है, आप एस नॉट लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आंसर फिल करना है, यहाँ पे नोटेशन कोई भी यूज करो, राइट। Therefore, my dear students, the shear stress will be equal to shear force into sin phi divided by d into f। तो दोस्तों यहाँ पे गिवन डाटा में shear force दे रखा है, then depth of cut is also given as well as feed is also given। Now here target is only to find shear angle, phi is nothing but shear angle। Now my dear students, to find shear angle we have formula tan phi, that is tangent of shear angle is nothing but r cos alpha divided by 1 minus r sin alpha। This is the angle, this is the formula to find shear angle। Now my dear students, here alpha is nothing but here rack angle which is nothing but 0, rack angle is given 0। तो यहाँ पे पुट करो, cos 0 बन जाएगा 1, sin 0 बन जाएगा 0, राइट। तो यहाँ पे tan phi is equal to r cos 0 डिवाइड बाय 1 माइनस r sin 0। sin 0 क्या होता है दोस्तों, sin 0 होता है 0, cos 0 होता है 1, राइट। देयरफॉर यहाँ पे पुट करोगे आप, तो tan phi इज इक्वल टू r बन जाएगा। तो दोस्तों हमें ये पता है, ये स्पेशल केस पता है, जब भी रेक एंगल 0 बन जाता है तब tan phi इज इक्वल टू चिप थिकनेस रेशियो बन जाता है r, एंड r इज नथिंग बट चिप थिकनेस रेशियो, दिस r इज नथिंग बट चिप थिकनेस रेशियो विच इज नथिंग बट दिस r इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ अनकट चिप डिवाइड बाय थिकनेस ऑफ कट चिप, राइट। T1 इज अनकट चिप, T2 इज कट चिप, राइट। अगेन इसको हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ कट चिप डिवाइड बाय लेंथ ऑफ अनकट चिप। इसी को हम लिख सकते हैं हियर द चिप फ्लो वेलोसिटी vf डिवाइड बाय कटिंग वेलोसिटी, दैट ऑलरेडी वी हैव सीन इन थ्योरी लेक्चर्स, ये हमने बहुत बार थ्योरी लेक्चर में देखा हुआ है, राइट। तो r का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं हम, T1 डिवाइड बाय अनकट चिप थिकनेस डिवाइड बाय कट चिप थिकनेस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ चिप डिवाइड बाय लेंथ ऑफ अनकट चिप, देन इज इक्वल टू चिप वेलोसिटी डिवाइड बाय कटिंग वेलोसिटी। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालो, देयरफॉर r इज इक्वल टू, यहाँ पे चिप वेलोसिटी इज गिवन 20, राइट, 20 मीटर पर मिनट, एंड कटिंग वेलोसिटी इज आल्सो गिवन 100, राइट। देयरफॉर 100 मीटर पर मिनट, सेम ही इनपुट कर रहे हैं हम, इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 0.2। देयरफॉर फ्रॉम दिस वी गॉट द r वैल्यू। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी वी हैव डिराइव्ड दैट tan phi इज इक्वल टू r, फ्रॉम दिस वी विल गेट द वैल्यू ऑफ phi। तो पुट करो यहाँ पे tan phi इज इक्वल टू r, राइट। तो यहाँ पे मैं tan phi इज इक्वल टू r पुट करने जा रहा हूँ, उसके बाद हम निकालेंगे shear strength, that is shear stress, right। Now my dear students, here we have seen tan phi is equal to r,
if rake angle is 0, right? Therefore we can say phi is equal to tan inverse of r, and r is nothing but 0.2. तो यहाँ से हम shear angle के लिए सॉल्व करते हैं, then we will get the value of shear angle 11.31, right? This will be the shear angle in degree, right? So my dear students, तो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, shear stress is equal to shear force into sin phi डिवाइड बाय डेप्थ ऑफ कट into फीड. पुट करो यहाँ पे, shear force की वैल्यू है 400, राइट? sin phi आ गया 11.31 डिवाइड बाय depth of cut is 2 mm and feed is 0.1 mm per revolution. Therefore here 2 into 0.1, right? So let us solve for shear stress. Then from this you will get shear stress is equal to 392.23 न्यूटन पर mm स्क्वायर, बिकॉज हियर वी हैव यूज्ड फोर्स इन न्यूटन. जो हमने फोर्स यूज किया वो न्यूटन में किया, एंड डायमेंशंस हमने mm में यूज किए, तो न्यूटन पर mm स्क्वायर. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन पर mm स्क्वायर ही होता है MPa, मेगा पास्कल. तो यहाँ पे उन्होंने मेगा पास्कल में ही पूछा है, तो इन फिल इन द ब्लैंक्स में आपको टाइप करना है 392.23 फॉर गेटिंग फुल मार्क्स. देयरफॉर योर आंसर इज 392.23. Thank you, dear students. In next lecture, we will see one more numerical on production subject, which was asked in GATE 2021.